Okay. So in previous lectures, that is lecture 5, we have studied the resistance and voltage division. Okay, resistance और voltage division रूल्स हमने पढ़ा था, फिर करंट डिवीजन रूल भी पढ़ा था. ठीक है, वोल्टेज डिवीजन बेसिकली क्या करता है, अगर दो रेजिस्टेंस हैं तो उनके जो वोल्टेज डिवाइड होगा वो उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ओके. और करंट डिवीजन रूल बेसिकली क्या कहता है, इट सिग्निफाइज दैट द करंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. ठीक है, ये हम डिराइव कर चुके थे. ओके. और सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, पैरेलल में आपके 1/n में ऐड होते हैं, ये हम देख चुके हैं. Now next, source transformation. We have studied source transformation. What is the value of ideal voltage source, internal resistance, जो हमने माना था कि भी जीरो होता है, एंड आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो पैरेलल में लगता है वो इनफाइनाइट होता है आइडियल, और प्रैक्टिकल का कुछ ना कुछ होता ही है. Now we have seen that source transformation. This is voltage to current source. अब वोल्टेज को करंट सोर्स में आप आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं. रेजिस्टेंस वही रहेगा, आर एस ही सीरीज में आ जाएगा और आई की वैल्यू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगी. सिमिलरली करंट और रेजिस्टेंस, यानी करंट सोर्स को हमने इसमें किस में कन्वर्ट किया है, आपके करंट सोर्स के अंदर, तो सॉरी वोल्टेज सोर्स के अंदर, तो जिसकी वैल्यू क्या है, वी एस इज इक्वल टू आई एस इंटू आर एस. आर एस सीरीज में आ जाएगा. Now we have seen different connections, source in parallel, source in series. सीरीज में आपके ऐड हो जाते हैं, अगर पोलरिटी सेम है, डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होते हैं. पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है. ठीक है, दिस कनेक्शंस वी हैव डिस्कस्ड. पैरेलल कनेक्शन ऑफ करंट सोर्सेज. ओके. नाउ द कॉम्बिनेशन सीरीज कनेक्शन ऑफ आइडेंटिकल करंट सोर्सेज. नाउ द फिफ्थ, सीरीज एंड वोल्टेज. अगर दोनों ही कनेक्टेड हो, अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो हम जानते हैं कि सीरीज में करंट थ्रू आउट सेम होता है, इसलिए हम उसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं करंट सोर्स से. सेम पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो हम सिर्फ वोल्टेज से रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ वी हैव सीन स्टार्ट डेल्टा ट्रांसमिशन. ठीक है, कि भी कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं उनको हम सॉल्व नहीं कर पाते तो हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि सीरीज में पैरेलल में, देन वी कन्वर्ट दैट सर्किट फ्रॉम स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार. ओके, वी हैव सीन द इक्वेशंस. Suppose what is RA, RB, RC? These are parameters of delta connected circuit. तो सिंपली ये फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका हूँ. एंड व्हाट इज R1, R2, R3? These are the parameters of star connected. So delta to Y transformation. So these things we have studied in lecture 5. So today in lecture 6 I will be providing you some tricks. If there is a complex circuit, है ना, how to solve that circuit, हाउ टू मिनिमाइज इट, उसको हम कैसे छोटा करें. ठीक है, कुछ ट्रिक्स हैं, ये आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगी, ये पर्सनल मेरे ही नोट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ. बुक्स आपकी स्टैंडर्ड हैं, उसमें थ्रू आउट आपको लॉन्ग मेथड मिलेंगे, कुछ जो ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा कि ये यहाँ लग सकती है. ठीक है, फर्स्ट, रजिस्टर इन पैरेलल विद वोल्टेज सोर्स. देखो इसमें क्या है, ये वोल्टेज है. ओके, और इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. तो अब मैं बता चुका हूं, इस रेजिस्टर के अंदर करंट जो होगा वो प्योर एंड प्योर किस पे, करंट की वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल टू V अपॉन R. V कौन सी है, दिस. तो अब आगे, इसके आगे कोई भी सर्किट, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट, कितना भी लंबा सर्किट कनेक्टेड हो, वो सर्किट इसके अंदर करंट को डिफाइन करेगा क्या, नहीं करेगा. क्यों, क्योंकि इसके अक्रॉस जो करंट डिफाइन करेगा वो कौन करेगी, ये वोल्टेज, की पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है. तो मैं इस रेजिस्टेंस को हटा सकता हूं एक बार के लिए. तो ये सर्किट, ये रेजिस्टेंस को मैंने रिमूव कर दिया कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो करंट है वो कौन डिफाइन करेगा, वोल्टेज, रेस्ट ऑफ द सर्किट नहीं है. तो हम इसको हटा सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी. ठीक है, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा. ओके, जो मैंने ये बताया है वो यहाँ पे लिख रखा है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. नाउ सेकंड, रजिस्टर सीरीज. अगर रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है तो मुझे बताओ, अब आगे कोई भी सर्किट, इस नोड पे कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, वो इस रजिस्टर के अंदर करंट डिफाइन करेगा, नहीं करेगा. क्यों, मैंने क्या क्या कहा, एक करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स है, वो रजिस्टर के अंदर हमेशा, चाहे आगे कुछ भी कनेक्ट कर दो आप, वोल्टेज कुछ भी, इसके अंदर सेम करंट फ्लो करवाएगी. ये हम प्रॉपर्टी देख चुके हैं वोल्टेज और करंट सोर्स की. तो मैं इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकता हूँ. ठीक है, तो सीरीज के अंदर अगर करंट सोर्स है तो हम रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकते हैं, जो इसके पास में, जस्ट पास वाला. ओके, ऐसे वोल्टेज सोर्स के अंदर. और यही थ्योरी मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि हम रेजिस्टेंस सीरीज
में ऑमिट कर सकते हैं, क्योंकि करंट सोर्स इसके अंदर रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट डिफाइन करेगा वो यही कर रहा है। नाउ थर्ड, पुशिंग ऑफ वोल्टेज सोर्स थ्रू नोड। अब आगे जब कॉम्प्लेक्स सर्किट आप सॉल्व करोगे तो आप कुछ उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे, तो उनकी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। सपोज ये फिगर ए देखिए आप, ठीक है। सपोज दिस इज ए ई नोड ए डी। अब जब ई से डी लूप फर्स्ट, आप लूप फर्स्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ या राइज हुआ? वोल्टेज ड्रॉप हुआ। ये प्लस से माइनस कितना? वीजी। ओके, ई से डी जब गया वोल्टेज ड्रॉप हुआ। ऐसे लूप टू देख सकते हो आप, लूप टू के अंदर यानी डी ए सी, जब आप यहां से गए कोई वोल्टेज ड्रॉप या राइज हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कोई है ही करंट वोल्टेज, है ना। ऐसे बी टू सी, जब आप थर्ड लूप के अंदर जा रहे हो बी टू सी, स्टिल देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज। ओके, अब लूप फोर के अंदर बात कर रहे हैं। लूप फोर के अंदर कौन सा? बी ए ई, वोल्टेज राइज हुआ है किस वैल्यू से? वीजी से, माइनस से प्लस। ओके, अब इसी को मैंने फिगर बी में कन्वर्ट किया है। मैं इस वोल्टेज सोर्स को हटा के इस बी ए पाथ और ए सी पाथ और ए डी में वोल्टेज इंजेक्ट करना हो, ताकि मेरे इक्वेशन में कोई चेंज ना हो। कैसे? देखो, लूप फर्स्ट में क्या था? वोल्टेज ड्रॉप होता। अगर मैं इस वोल्टेज सोर्स को यहाँ लगा दूं, फिर से देखिए लूप वन में हमने फिर से चले तो फिर से ई ए डी में वोल्टेज ड्रॉप हुआ प्लस माइनस कितना? वीजी। वही तो लूप वन में हो रहा था फिगर ऑफ ए में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर हम जब लूप टू में गए, यहाँ पे इस फिगर ए वाली में, तो डी ए सी में लूप टू में कोई वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप जीरो। तो यहाँ पे ये एक वोल्टेज आ गई, यहाँ राइज कर रहा है, तो यहाँ पे ड्रॉप करेगा तभी तो नलीफाई करेगा इसको। चलो यहाँ से चलते हैं, वोल्टेज राइज हुआ, फिर यहाँ गए लूप टू में ए टू सी, वोल्टेज आपका ड्रॉप हुआ, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, वोल्टेज राइज और कितनी वैल्यू है? सेम है, वीजी। तो फिर से लूप टू के अंदर वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप जीरो। फिर से लूप टू दोनों फिगर के सेम है। ऐसे लूप सी में देखिए आप, बी से सी गए तब वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज जीरो है। तो यहाँ देख लेते हैं, माइनस वीजी आपसे प्लस क्या हुआ? ये राइज हुआ, फिर प्लस से माइनस ड्रॉप हुआ, तो बराबर हो गया नलीफाई। फिर से लूप थर्ड के अंदर नो राइज नो ड्रॉप, वही तो चल रहा था फिगर ए के वाले। बी टू ए आप गए तो वोल्टेज क्या हो रहा था? राइज, देखो माइनस से प्लस। तो मैंने क्या किया, इस एक फिगर ऑफ ई को, इस वोल्टेज को हटा के तीन जगह वोल्टेज इंजेक्ट कर दी, और ये दोनों फिगर क्या है? सेम। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, और यही थ्योरी मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखी है, ठीक है सर। हाँ बताइए सर ये ऊपर डायग्राम में बना हूं, सर जो नोट्स थी ना, क्या कह रहे हो? सेकंड जो बी है, ये बी में जो बी सी जा रहा है, बी ए सी लूप हाँ थर्ड। सर ओके, लूप थर्ड में सर फोर्थ, ओके फोर्थ लूप में कौन सा फिगर ए फिगर बी? फिगर ए में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। आप यहाँ से जा रहे हो तो वोल्टेज राइज जा रहा है। जब आप बी से ए टू ई गए तो वोल्टेज माइनस से प्लस, यानी बी जी से वोल्टेज राइज हुआ है ना? ओके, अब फिगर, हाँ बताइए। बी बार में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, फिर अपने ऑपोजिट में पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पर नहीं, देखो लूप फोर देखिए आप, इसके अंदर फिर से फिगर बी के अंदर फिर से बी से ए ई ये पास पे गए तो माइनस से प्लस वापिस राइज ही तो हुआ, माइनस से प्लस, यहाँ पे भी माइनस से प्लस, दोनों में राइज हुआ, तो लूप फोर दोनों सेम आ गए। ओके सर, है ना? ओके, नाउ नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्टिंग करंट सोर्स विथ नो पैरेलल रेजिस्टेंस इनटू इक्विवेलेंट फिजिकल करंट सोर्स। मतलब क्या है? ये आप फिगर ये वाली देखिए, रेड कलर वाली, ये फिगर है आपकी ओरिजिनल फिगर। इसमें कुछ मैं कंक्लूजन ले रहा हूँ। देखो, नोड सी, दिस इज माय नोड सी, ठीक है। नोड सी से करंट क्या कर रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है, कह सकता हूँ I1 यहाँ से निकल रहा है तो प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसे नोड ए में करंट क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है I1 से, ओके। और नोड बी में कुछ नहीं हो रहा, ना रिसीव ना आपका कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अब मैं इसको इस ब्लैक वाली फिगर के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो, कुछ नहीं किया मैंने, इस I1 को यहाँ से दिस, ठीक है। तो देखते हैं जो कंक्लूजन मैंने ये लिया यहाँ पे आ रहे हैं क्या। सबसे पहले नोड सी प्रोड्यूसेस करंट I1, यस ये रहा। नोड ए रिसीव करंट I1, यस इट रिसीव्स I1 ए में जा रहा है। और बी में क्या हो रहा है? बी इज नॉट रिलेटेड टू करंट I1। तो देखो I1 यहाँ बी में एंटर भी कर रहा है, बाहर भी निकल रहा है, तो कोई कंक्लूजन नहीं है यहाँ पे।
ठीक है। तो ये दोनों रेड फिगर और ब्लैक फिगर दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्स सर्किट जब भी आएंगे। ओके, सेम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये ब्लू वाला, ब्लू वाले में आप देख रहे हो नोड ए इज रिसीविंग करंट आई, वाइल नोड डी क्या कर रहा है, इसको प्रोड्यूस कर रहा है करंट आई को, ठीक है। और बी और सी कुछ नहीं कर रहे, ना प्रोड्यूस कर रहे हैं ना रिसीव कर रहे हैं, वो अलग पड़े हैं अपने। तो देखो इसी को मैंने क्या कर दिया, इस करंट को हटा के ये तीन ऐसे बना दिया। देख लो आप, नोड ए से क्या करना है, रिसीव करना चाहिए, तो देखो ये करंट रिसीव कर रहा है। ओके, सेम डी क्या करना चाहिए, इन आपका प्रोड्यूस करना चाहिए। तो एक करंट डी से आई सी तक जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया, बट आपने एक और करंट सोर्स लगानी पड़ेगी यहाँ पे। देखो बी नोड पे करंट ना जा रही है ना आ रही है, देखो कैंसिल हो रहा है क्या, बी में एंटर भी कर रही है बाहर भी निकल रही है, तो इट इज नॉट रिलेटेड टू करंट आई, कोई वहां पे करंट ठहर रहा ही नहीं है। ऐसे सी के अंदर भी देखिए करंट अंदर जा रही है और सी से बाहर निकल रही है। तो नोड बी एंड सी रिसीव्स एंड प्रोड्यूसेस करंट आई, thus they are not related to current I. So ये both circuits क्या हैं, similar है। Okay, this is how you convert a complex circuit into a simple circuit for better calculations. ये जब हम प्रैक्टिकल पर्पस में मैं इंप्लीमेंट करूंगा सर्किट के अंदर तब आपको याद आ जाएगा। ओके, ये सब चीजें आपकी बुक्स के अंदर नहीं मेंशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ, a bridge network of registers can be simplified as follows. जब भी एक ब्रिज सर्किट मिले तो उसको सॉल्व कैसे करें, तो उसमें कुछ ट्रिक्स हैं। अगर देखिए ये ब्रिज सर्किट है रेड कलर वाला आपका, अगर R1 और R5 मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू R2 और R4, जब भी ऐसे कॉम्बिनेशन बनेगा इसका मतलब है R3 के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। डायरेक्ट ट्रिक है ये, ठीक है। जब आप कैलकुलेट करोगे तब समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो कब तक उसको कैलकुलेट करते जाओगे। तो डायरेक्ट है, आप तो सिंपल ये ब्रिज सर्किट है, जब भी दो अपोजिट साइड्स का आपका प्रोडक्ट दूसरी अपोजिट साइड के प्रोडक्ट के बराबर इक्वल हो जाता है तो हम इस रेजिस्टेंस R3 को हटा देंगे, तो हमारा सिंपल सर्किट ये बन गया। इसका मतलब R1 R4 किस में है, सीरीज में, R2 R5 किस में, सीरीज में, और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस में आ गया, पैरेलल में, सिंपल। ओके, तो दिस आर द सम। ओके, नाउ नेक्स्ट नोड लाइन कॉन्सेप्ट। अब यार ये सर्किट कॉम्प्लेक्स आ गया रेड कलर वाला और भी, ठीक है। अब मुझे करंट निकालना है इसके अंदर ए और बी के अंदर, तो आप समझ में नहीं आ रहा, ये करंट जो भी हैं ये गिवन नहीं है, हमने निकाले हैं। बस गिवन मेरे पास क्या है, 2 एम्पियर करंट गिवन है मेरे पास। ओके, तो मुझे हर एक ब्रांच के अंदर करंट भी निकालना है और ए से बी आई नोट भी निकालना है। तो इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो अब आप इस सर्किट को देख के ये कह सकते हो क्या, नोड ए एंड नोड बी आर सेम, है ना भाई, ए और बी बेसिकली सेम है। तो मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूँ, फिगर बी ब्लैक कलर वाला देखो, इसमें रीमोडिफायर उसको रीड्रॉ किया मैंने और कुछ नहीं किया। देखो 2 एम्पियर दोनों को 70 ओम 30 ओम पैरेलल में है, फिर इसमें से जो करंट मिला दिया मैंने, क्या करंट निकलेगा भाई, जो इनकमिंग करंट है वही तो आउटगोइंग करंट होगा, चेंज नहीं होगा। तो 2 एम्पियर और 2 एम्पियर, फिर ये 2 एम्पियर किसमें चला गया, 20 और 5 ओम में। ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, तो फिगर ए इज इक्वल टू फिगर बी, ये नहीं तो फिगर ए को फिगर सी भी बना सकते हो आप, सिंप्लीफाई। यहाँ पे डायरेक्ट इस नोड को मैंने हटा दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ये दोनों सेम ही तो है, ए और बी सेम नोड है। ओके, तो आप इनको मर्ज कर सकते हो। ओके, बट क्वेश्चन क्या पूछा था, ए और बी में करंट क्या फ्लो होगा, तो सबसे पहले मुझे अगर इन दोनों के बीच में 70 और 30 के अंदर करंट मिल जाएगा तो वो पता भी हो जाएगा। तो सबसे पहले फिगर बी से देखिए आप, फिगर बी में इनकमिंग करंट कितना है, 2 एम्पियर। ओके, अब दो पैरेलल पाथ हैं इसके लिए और आउटगोइंग करंट कितना है, 2 एम्पियर। तो मुझे करंट डिवीजन रूल लगा सकते हो आप आराम से, यहाँ पे 30 ओम है 70 ओम है, तो अगर मुझे 70 ओम के अंदर करंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, टोटल करंट 2 एम्पियर, ओके, मल्टीप्लाई कौन सा रेजिस्टेंस, इसके ऑपोजिट वाला, तो 30 हो गया। ओके गुड, और अपॉन टोटल रेजिस्टेंस वो कितना है, 100। ओके, तो 100 जैसे आप करोगे तो कितना आएगा, 0.6 एम्पियर, ये 0.6 एम्पियर आ गया इसके अंदर। ओके, फिर इसके अंदर कितना जाएगा, 1.4 है ना, 2 माइनस, ऐसे भी आप करंट डिवीजन से निकाल लो या फिर केसीएल से निकाल लो। फिर नेक्स्ट ये वाले सर्किट के अंदर भी हम करंट निकाल सकते हैं, 2 एम्पियर इनकमिंग है, तो बस। तो अब इनको वापस ओरिजिनल सर्किट के अंदर हमने करंट लिख दिए, देखो ये। अब इस नोड ए पे आप केसीएल लगा लीजिए, ये 0.6 आ रहा है, 0.4 इसमें जा रहा है, तो आई नोट की वैल्यू कितनी होगी, 0.2,
और इसमें भी टैली हो जाएगा 0.2 प्लस 1.4 कितना हो गया 1.6। तो जबकि ये सर्किट अब आप पहली बार देखते हैं तब आप निकाल नहीं सकते, बट फिर आप देख सकते हो कि इसको मैं रीअरेंज, तो आप सर्किट में क्या करना है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट को रीड्रॉ करके हम उसको इजीली बना सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड नोड लाइन कॉन्सेप्ट। अगर नोड सेम है तो उनको हम एक ही जगह ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इन सब सारी चीजें ट्रिक्स को हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, यही चीज जो मैंने अभी बताई है आपकी थ्योरी में लिख रखी है ताकि आप आराम से रिवाइज कर सकें। सर वो 0.4 कैसे आया था? 0.4 कौन सा बात कर रहे हो आप, कि ए और बी? हाँ, यस ए और बी, अब देखो ए और बी क्या है आप मुझे बताइए, कोई यहाँ पे ड्रॉप है क्या? कुछ नहीं है ना, नहीं, नहीं है, तो मैं ए और बी मतलब ये मान सकता हूँ एक ही नोड है। यस सर, तो इसी ए और बी को मैंने फिगर बी के अंदर देखो यहाँ पे मर्ज कर दिया। ओके, यहां से दो आ रहे हैं, ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसे बना दिया मैंने, ये देखो ऐसे, और फिर इसमें ऐसे आ गए। ठीक है, तो ये फिगर ए से फिगर बी बन गया आपका। ओके, अब आप क्या पूछना चाह रहे हो कि भाई ये मुझे पता चल गया कि 2 एम्पियर करंट इनकमिंग इन दोनों में बराबर डिवाइड कर रहा है, तो करंट डिवीजन से निकल जाएगा। फिर अच्छा 2 एम्पियर आए, ओके ओके, फिर ये 2 एम्पियर इन दोनों में जा रहा है तो ये फिर से करंट डिवीजन में निकल जाएगा, तो चारों में करंट आ गया अपने आप। अब मुझे इन ब्रांचेज में करंट पता चल गया तो ओरिजिनल सर्किट में आप पुट कर दीजिए। ओके, तो 0.4 एम्पियर आ गया करंट डिवीजन रूल से, ये वाला 2 एम्पियर से। ठीक है, फिर अब ओरिजिनल सर्किट में मुझे इन ब्रांचेज में करंट पता चल गया तो आई नोट में मुझे पता चली जाएगा ओरिजिनल। ठीक है, ये आप तभी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो जब आपने सर्किट को रीड्रॉ किया। ओके, यस नाउ नेक्स्ट 7th, करंट फ्लो बिटवीन टू सेपरेट नेटवर्क्स। दो सेपरेट नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2। अभी आप देख रहे हो, अगर इन दोनों नेटवर्क्स को मैंने एक वायर से कनेक्ट किया है ना, वी कनेक्ट द टू नेटवर्क विद अ सिंगल वायर, इन दोनों के बीच में करंट क्या है, जीरो, अभी भी जीरो फ्लो ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में ग्राउंडेड नहीं है, अलग अलग ग्राउंडेड है। ठीक है, जब तक ग्राउंडेड नहीं होंगे, क्योंकि ग्राउंड से तो आपका रिटर्न पाथ मिलता है। ओके, तो अगर सिंगल वायर है और ये ग्राउंडेड नहीं है तो करंट दोनों के बीच में क्या होगा, दो नेटवर्क्स के बीच में जीरो फ्लो होगा। ठीक है, केस सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा, अगर सपोज फॉर एग्जांपल दो वायर्स मैंने कनेक्ट कर रखे हैं और फिर से ग्राउंडेड नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा, यही करंट वापस घूम के इस पाथ के थ्रू आ जाएगा। यानी इस करंट की वैल्यू अगर 5 एम्पियर है तो जो दूसरा करंट है जो वापस आ रहा है वो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 5। इससे सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, हमारे लिए पूरा सर्किट है, तो आई इनकमिंग इज आई आउटगोइंग। ठीक है, तो ये आपके टू पोर्ट नेटवर्क क्लास यूनिट आप पढ़ोगे तब उसमें बहुत काम आएगा। ये पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, उस पूरे नेटवर्क को सॉल्व करने की बजाय मैं सिंपल, अगर आपको पता है कि दिस ट्रिक, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं तो फिर क्या करोगे, आप उस नेटवर्क के अंदर घुस के उसको करंट इक्वेशन लिख के केसीएल केवीएल निकल के निकालते रहोगे, क्योंकि उसका आंसर 1 सेकंड के अंदर है। ऐसे क्वेश्चन गेट में बहुत आते हैं। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, सिंपल एक दिमाग से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। यही थ्योरी मैंने इसमें लिख रखी है। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट केवीएल केसीएल एंड ओम्स लॉ। ये आपके स्टेटमेंट्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं गेट इवन ईएस के अंदर के, वेयर केवीएल इज एप्लीकेबल, वेयर केसीएल इज एप्लीकेबल, वेयर ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो फर्स्ट इज केवीएल केसीएल अज्यूम दैट द सर्किट इज लम्प्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, देयर आर एक क्लासिफिकेशन बताया था कि देयर आर वन क्लासिफिकेशन इज पैरामीटर्स कैन बी क्लासिफाइड एज लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। लम्प्ड मतलब इकट्ठा एक जगह। ठीक है, जो आप लैब्स के अंदर देखते हो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, वो एक लम्प्ड पैरामीटर है। बट डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब थ्रू आउट ट्रांसमिशन लाइन, जो आपके घर में ट्रांसमिशन लाइन आ रहा है या वायर आ रहा है, उसका आप उसको ये नहीं कह सकते कि 5 ओम की लाइन है ना, कहीं भी मेजर करके। अगर आप कहोगे 10 ओम की लाइन है, मतलब वो 10 ओम पूरा थ्रू आउट एक ट्रांसमिशन लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहां पे केवीएल केसीएल नहीं लग सकते। डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर केवीएल केसीएल नहीं लग सकते। कहाँ लग सकते हैं, लम्प्ड के अंदर। लम्प्ड पैरामीटर्स जो गुच्छा एक जगह है, इकट्ठा। ठीक है, that is the signal flowing within the circuit has a very high speed and thus there is no time delay for flow of I through the circuit। ठीक है, तो केवीएल केसीएल ये ध्यान रखना है। दूसरा, if the circuit is distributed then केवीएल केसीएल are not एप्लीकेबल। ठीक है,
फिर ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल इन लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट्स। ओम्स लॉ तो कर सकता है, V इक्वल टू आई आर है, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल रेजिस्टेंस हमारा दे रखा है पूरे पैरामीटर का, तो ओम्स लॉ में कोई दिक्कत नहीं है। तो वी कंक्लूड दैट ऑफ डी पॉइंट देख लीजिए कि हमने क्या कंक्लूड किया है, केवीएल केसीएल, ओम्स लॉ तो हर जगह एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट केवीएल और केसीएल कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, लम्प्ड नेटवर्क होना चाहिए, लीनियर नेटवर्क भी चल जाएगा, नॉन लीनियर भी चल जाएगा, टाइम वेरिएंट भी चल जाएगा, नॉन टाइम वेरिएंट भी चल जाएगा, पैसिव भी चल जाएगा और एक्टिव भी चल जाएगा। इन जगह केवल केसीएल एप्लीकेबल है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड में दैट केवीएल एंड केसीएल इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नेक्स्ट, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका एक सब्जेक्ट और है ईएमएफ, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो नेटवर्क थ्योरी और फील्ड थ्योरी दोनों सेम है, क्लासिफिकेशन अलग है, बट क्या डिफरेंस है इसमें, अगर आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी और जिस सर्किट में आप डील कर रहे हैं उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन 1 मेगाहर्ट्ज है, तब आप जितने भी सर्किट के लॉस पढ़ोगे, थेवेनिन थ्योरम से लेके आपके सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ, वो एप्लीकेबल है, क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसी की जो इफेक्ट्स हैं वो आपके लिमिट में। बट अगर वही सेम सर्किट के अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी की रेंज 1 मेगाहर्ट्ज को बेसिकली ज्यादा हो जाती है 1 मेगाहर्ट्ज से, तब हमारे जो सर्किट के जो लॉज हैं वो फेल हो जाते हैं, बिकॉज इन दैट द फ्रीक्वेंसी इफेक्ट इज वेरी डोमिनेटिंग। तो उन सर्किट्स को स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए, फील्ड थ्योरी। ओके, जो आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, जहां पे आपके जो भी आपने फिजिक्स में अपने पढ़े हैं, जितने भी लॉज पढ़े हैं, ठीक है, फील्ड थ्योरी के, वो सारे वहां पे काम में आते हैं। ठीक है, दिस नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये हो गया। अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जो आज की थ्योरी पे। ठीक है, सबसे पहले सिंपल इन द सर्किट, ये आप देख रहे हो रेड कलर का जो सर्किट है, इसमें 30 वोल्ट दे रखा, आई 5 किलो ओम। ओके, तो इन द सर्किट शोन फाइंड द करंट आई मुझे बताना है, द कंडक्टेंस जी एंड पावर पी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंडक्टेंस जी, ओके, तो आप जानते हो कितना है रेजिस्टेंस का, 5 किलो ओम, तो कंडक्टेंस जी कितनी होगी, 1/5। ये रहा, ये देखो, जी इज इक्वल टू 1/r, 5/10, इसका यूनिट 10 की पावर 3 ऊपर क्या है, 10 की पावर -3.2 मिली एस, एस स्टैंड्स फॉर सीमेंस, यूनिट बहुत जरूरी है। ओके, आप यहाँ पे ओम लिख दोगे वो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, आरटीयू के अंदर सीधा वो गलत, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो प्लीज डू नॉट इग्नोर आपके यूनिट। अब 0.2 मिली सेकेंड है, तो आप लिख सकते हैं। क्या करें, ओम इनवर्स भी लिख सकते हो, यस यस, वो दोनों बताए मैंने, लेकिन आपको ओम नहीं लिखना। ठीक है, दूसरा एक और चीज, आप 0.2 सीमेंस लिख दिया, मिली को भूल गए तो भी गलत है ना, तो प्लीज पावर भी ध्यान रखना आप। ओके, नेक्स्ट, मुझे करंट निकालना है, तो करंट क्या है, सिंपल, आप इसमें केवीएल लगा लो, या फिर देख लो टोटल वोल्टेज कितनी है 30, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 5 किलो ओम, तो टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय 5 किलो ओम, 6 मिली एम्पियर आपका करंट आ गया। और एक और यूनिट समझने वाली बात है, आप कोई इसको 6 मिली को आप ये लिख लोगे एम छोटा और ए भी छोटा, ये गलत है। ठीक है, ये हर एक का अलग है, मिली हमेशा छोटा लिखा जाएगा, अगर आपने एम कैपिटल लिख लिया तो वो मेगा हो गया। ठीक है, ये करते हैं मिस्टेक्स, और ये थोड़े नहीं, हाफ ऑफ द क्लास ये मिस्टेक करती है, ये जरूरी है। तो 6 मिली एम छोटा आएगा और एम्पियर ए बड़ा आएगा, तो ये आपको जानना चाहिए। ओके, तो ये आई करंट आ गया। अब नेक्स्ट क्या निकालना है मुझे, पावर पी। तो पावर पी क्या आएगा, अगर आप पावर पी यहाँ निकालते हो, ये सोर्स है, आप देख रहे हो प्लस से बाहर निकल रहा है, तो मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू पैसिव साइन कन्वेंशन ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब पावर सप्लाइड। ठीक है, तो ये पावर सप्लाई कर रहा है, तो नो डाउट यस इट इज सप्लाइंग पावर, कितना 30 इंटू करंट कितना है इसका 6 मिली एम्पियर, तो कितना आ गया 180 मिली वाट, W इज माई कैपिटल। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब ये पावर सप्लाइड है, मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप चेक कर सकते हो कि ये सही आया है क्या, कैसे चेक कर सकते हो, पावर सप्लाइड इन अ सर्किट इज पावर अब्सॉर्ब्ड बाय सर्किट। अब देखो प्लस साइन, ये सर्किट रेजिस्टेंस में करंट एंटर कर रहा है, यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब पावर अब्सॉर्ब्ड, तो देखते हैं कितना पावर अब्सॉर्ब करेगा, आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर निकाल सकते हो, तो वो कितना आया 180 मिली वॉट, देख रहे हो, तो हमारा आंसर सही है, पावर अब्सॉर्ब बाय पावर सप्लाई।
दूसरा एक और तरीका है आई स्क्वायर आर ना निकाल के आप वी स्क्वायर अपॉन आर से भी निकाल सकते हो पावर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वी, ये भी गिवन है क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या है सेम, तो 30 वोल्टेज ही रहेगी यहाँ पे इसके अक्रॉस, तो 30 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, दिस इज द पावर अब्सॉर्ब्ड बाय, ठीक है। तो ये आप सर्किट के अंदर एक बहुत अच्छी है कि आप सर्किट के अंदर आंसर अगर आपके पास टाइम है तो आप चेक कर सकते हो कि मेरा आंसर सही आया है कि नहीं। ओके नेक्स्ट, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आपको क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड नोड्स इन द सर्किट शोन इन द बिलो फिगर, आइडेंटिफाई विच एलिमेंट आर इन सीरीज एंड विच आर इन पैरेलल। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है इसके अंदर, 4। सबकी 4 आ रही है क्या, किसी को डाउट? तो इसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस वो कितनी आएंगी 4, क्यों, नंबर ऑफ एलिमेंट जितनी आप गिन लो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ ब्रांचेस के बराबर, गुड ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट आर द नंबर ऑफ नोड्स, 3 3 और कोई नोड्स की डेफिनेशन याद होगी आप, 3, गुड 3 ही आ रही है, वेरी गुड। कौन कौन सी 3, एक तो ये रही दो एलिमेंट्स के बीच में, दिस इज फर्स्ट, ओके। दूसरी थियरी, आप कोई और बोलेगा कि ये तीसरी है, नहीं ये तीसरी नहीं है, दूसरी ही है, क्योंकि दोनों के नोड के बीच में कोई ड्रॉप नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये आपकी क्या है, नोड सेकंड है। और थर्ड कौन सी है, ये नीचे वाली थर्ड। फिर आप कहोगे कि ये भी तो है, ये भी तो थर्ड ही है, और ये भी क्या है थर्ड, क्योंकि तीनों सेम पोटेंशियल्स पे हैं, ओके। तो नंबर ऑफ नोड्स कितनी हुई 3। चलो अब मुझे बताओ सीरीज कौन कौन सी हैं, सीरीज एलिमेंट्स कौन कौन सी लगी हुई हैं, अगर आप देख सकते हैं तो। 10 volt source और 5 ohm resistance। वेरी गुड, तो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, 10 वोल्ट और 5 ओम, गुड। फिर 6 और 2 एम्पियर किस में कनेक्टेड है, पैरेलल, रेजिस्टेंस है ना, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। और फिर ये दोनों सीरीज, ये इनका कॉम्बिनेशन और ये तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल। अभी आपको लग गया होगा अंदाजा कि व्हाट आर द नोड्स, व्हाट आर द ब्रांचेस एंड हाउ यू क्लासिफाई देम एज सीरीज एंड पैरेलल एलिमेंट्स, ठीक है। इसका आंसर ये नीचे दे रखा है, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है जो आप अभी किया है, ओके। नाउ नेक्स्ट, for the circuit given below find the voltage V1 and V2, निकाल लीजिए, सिंपल। what is the value of V1 voltage, पेन और बेसिकली आपकी कॉपी लेके बैठिए आप, है ना, क्योंकि मैं आंसर तो बता दूंगा फिर कोई मजा नहीं, क्लास के अंदर बेसिकली मैं क्वेश्चन दूंगा आपसे कराऊं, वो पॉसिबल हो नहीं रहा ना यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा आप पेन और पेपर लेके बैठिए साथ में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1 वोल्टेज, और विदाउट पेन और पेपर भी हो सकता है, बहुत सिंपल सर्किट है। V1 तो 8 वोल्ट है और 8 V2 and 12। 12 वोल्ट है। V1 8 वोल्ट है, वेरी गुड, ओके। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ V2, 12। 12 वोल्ट। सबका -12। वेरी हम गुड, -12, सबके नजर में आ रहा है क्या, -12 क्यों आएगा, यस सर, -12। क्यों, यस माइनस सर। प्लस है, ओके। तो ये जरूरी, ये छोटी मिस्टेक, यही मिस्टेक होती है, आप निकाल तो लोगे, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लिया होगा आपने, है ना। आप इसको एक तरीका ये कर सकते हो कि इसमें करंट निकाल लो, है ना, फिर V इज इक्वल टू I1 इंटू 2 कर दो और I1 इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा, या फिर करंट वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लो। बट ये देखना जरूरी है माइनस प्लस है, ना कि प्लस माइनस, ओके। अगर मैं वोल्टेज सोर्स उल्टा कर देता माइनस प्लस, तब भी आंसर मैग्नीट्यूड सेम रहता, बट ये अब -8 हो जाता और ये +12 हो जाता, ओके गुड। तो ये मैंने केस, आप वोल्टेज डिवीजन रूल से भी लगा सकते हो और केवीएल लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डिटरमाइन V नॉट एंड I इन द सर्किट शोन बिलो। I जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, और V नॉट, व्हाट इज V नॉट, इट इज द वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर, देखिए बताइए।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? सबसे पहले आई बता दीजिए। करंट का डायरेक्शन मेंशन है, देखो ये रहा, ये जरूरी है, एरो का डायरेक्शन, एंड दिस इज माय आई। एक केवीएल इक्वेशन लिख लीजिए, एक लूप बना लीजिए, ये दिस इज क्लॉकवाइज और दिस इज माय आई सपोज, है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? फिफ्टी स्टूडेंट्स आ गए क्लास में, और जो भी सुन रहे हैं मैं उनको बता दूं कि भाई मैंने नाम लिए थे जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है और वो लॉग आउट हो चुके थे, तो उनकी मैं एब्सेंट नहीं लगा रहा। ओके, भाई बात करने में कैसी शर्म, मैं कोई डांट थोड़े रहा हूँ, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ और आप लॉग आउट हो गए। तो जो भी मैंने नाम पुकारे थे जिसने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया और जिसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, उनकी मैं एब्सेंट मार्क कर रहा हूँ आज। हाँ भाई, आई आंसर नहीं आएगा? आई किसी का नहीं आया? सर आई 1.6 है क्या? नहीं, आपने केवीएल लगाएगा? चलो केवीएल लगाते हैं, सब साथ में लगाते हैं। चलो आप मुझे बताओ, यहाँ से चल रहे हैं, मैंने दो बताया था केवीएल आप लगाने के दो तरीके हैं, वोल्टेज राइज को आप पॉजिटिव ले सकते हो, वोल्टेज ड्रॉप को। तो मैंने जो बताया तरीका बताया उसमें आप वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव लोगे। ओके, चलो यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है, कौन सा साइन आया पहले? माइनस, तो इसको क्या लिखोगे? -12। गुड। फिर क्या आया? 4 ओम, 4 इंटू प्लस 4 इंटू आई। फिर क्या है यहाँ पे? प्लस, तो +2 V0। ओके, फिर आप यहाँ गए, आपके पास क्या आया? -4। फिर आप यहाँ गए, यहाँ पे क्या आया? आप लिख सकते हो इसको 6i लिख सकते हो, या फिर -V0 लिख सकते हो। तो आप 6i लिख लीजिए अभी, ठीक है। 6i इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिखी है आपने, 1 सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर 1। अगर किसी को भी डाउट है इक्वेशन नंबर 1 में तो मेरे से पूछ सकता है। इक्वेशन नंबर 1 लूप में जो इक्वेशन लगाई है, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। नहीं? चलो अब मुझे बताओ, अब इसमें दो अननोन है, V0 और I। बट मैं V0, व्हाट इज V0? V0 इज द वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम। तो ये मुझे बताओ I के फॉर्म में V0 की वैल्यू क्या होगी, ये बताना। V इज इक्वल टू IR लगा सकते हो आराम से। तो देन व्हाट इज द वैल्यू? नहीं, गलत। देखो, अब देखो करंट की डायरेक्शन देखना, ये माइनस टू प्लस जा रहा है ना। और मैंने क्या कहा, हमेशा ड्रॉप होता है, इसमें राइज हो रहा है, ठीक है। तो V0 इज इक्वल टू -6 आएगा। ये यहाँ गलती कर रहे थे शायद, मेरे को लग रहा है। ये इक्वेशन नंबर 2 देखिए एक बार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V0? -6i। देखो करंट की डायरेक्शन आपने जो मानी, अगर आपने करंट की डायरेक्शन उल्टी मानी होती, सपोज दिस, आपने एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस से माइनस जा रहा, तब V0 की वैल्यू क्या हो गई? 6i होगी।
है ना, बट आपने करंट की डायरेक्शन जो क्वेश्चन में गिवन है वही अज्यूम किए फॉर एग्जांपल, तो माइनस टू प्लस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वी नॉट हमेशा ये ध्यान रखना, जितनी भी एलिमेंट्स है रेजिस्टेंस इंडक्टेंस, उसके अंदर करंट पॉजिटिव, जो वोल्टेज डेवलप पॉजिटिव तभी होगी जब वो प्लस से माइनस जाएगा अंदर, बट यहाँ से क्या जा रहा है माइनस टू प्लस, यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। तो सबको समझ में आ रहा है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा I इज इक्वल टू -8 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ, -8 एम्पियर का मतलब क्या हुआ, -8 एम्पियर का मतलब हुआ कि जो करंट की डायरेक्शन ऐसी है वो यूं नहीं फ्लो कर रही, वो क्या कर रही है इसके अपोजिट में, ठीक है, इसलिए -8 एम्पियर। तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी, -6 इंटू -8 कितना हो जाएगा 48 वोल्ट। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी को डाउट है प्लीज इसमें पूछ लीजिए, ये बहुत, और ये कौन सी सोर्स है मुझे बताओ, ये सबसे पहली बात, कंफ्यूजन हो रहा हो करंट सोर्स है क्या, करंट सोर्स होती तो इसमें केवीएल लगता ही नहीं, करंट सोर्स के अंदर केवीएल लग नहीं सकता क्योंकि उसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज पता ही नहीं है, ओके। तो ये वोल्टेज सोर्स है प्लस और माइनस, और कैसी है डिपेंडेंट, किस पे डिपेंड कर रही है, इस वी नॉट पे, ठीक है। तो प्लीज अगर किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो मेरे से पूछ सकता है, ओके। नेक्स्ट सवाल पे चले, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सर वहाँ पे जो हाँ बताओ। 12 वोल्ट है, अगर 12 वोल्ट है, अगर उसके जगह पे हम कोई करंट सोर्स रखते तो वो जो हमारा 2V नॉट है वो भी हाँ करंट सोर्स हो जाता। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये 2V नॉट, वी नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है मुझे बताओ, वी नॉट ये वोल्टेज सोर्स, इस वोल्टेज सोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, इस वोल्टेज सोर्स पे नहीं कर रहा, वो कर रहा है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पे, है ना। यस सर। प्लस, तो इससे कोई मतलब नहीं चाहिए यहाँ पे करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो, मुझे कोई मतलब ही नहीं उससे, क्योंकि वी नॉट पूरा का पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है 6 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पे। तो यहाँ चाहे यस करंट सर। सोर्स हो चाहे वोल्टेज सोर्स हो, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं, ओके। ओके सर। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, इसको बताइए, और सिंपल है ये, फाइंड द करंट आई नॉट, है ना, एंड वोल्टेज वी नॉट इन द सर्किट शोन बिलो। ये भी छोटा सा है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट एंड वी नॉट इन द सर्किट। सर आई नॉट 6 है, 6 आई एम्पियर। नॉट 6 एम्पियर, गुड, वेरी गुड, +6 एम्पियर, वेरी गुड। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट, 24। वेरी गुड, 24 वोल्ट्स, वेरी गुड, ठीक है। तो बाकियों ने भी निकाल लिया होगा, देखो कुछ नहीं किया मैंने, नोड ए पे केसीएल लगाया यहाँ पे, ओके, नोड ए पे केसीएल लगाया, यस 0.5 आई सर। नॉट, ओके, क्या लगाएगा पॉइंट, दोनों इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, तो 3 + 0.5 आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट, तो आई नॉट इज इक्वल टू 6 एम्पियर आ गया, सिंपल। और व्हाट इज वी नॉट, वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम, तो 4 इंटू दिस करंट, ठीक है। अगर सपोज ये वी नॉट मैंने ऐसे लिख दिया होता तो माइनस प्लस ऐसे, तब वी नॉट की वैल्यू कितनी होती, साइन चेंज कर दी मैंने, -24, हाँ -4। -24, ओके। 4 ओम तो रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है। तो ये ही इसमें बहुत गलती करते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है, ओके। चलो यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फाइंड करंट, ठीक है, एंड वोल्टेज इन द सर्किट शोन बिलो, ठीक है। फाइंड आर इक्विवेलेंट, ठीक है, आप खुद करना एक बार, इनके सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज द पावर ऑब्जर्व्ड, ये भी, ओके। फिर एक डेल्टा नेटवर्क है, उसको स्टार में कन्वर्ट करना है, ये भी आप एग्जाम्पल करना, ठीक है। इसको इन एग्जाम्पल्स को, फिर एक क्वेश्चन और है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर ए बी। तो ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको असाइनमेंट 2 दूंगा, ठीक है, उसका भी मैं आराम से 6 से 7 दिन दूंगा आपको करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास एंड कर लेते हैं, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।
फिर उसके बाद मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। ओके।